आप सभी को नमस्कार। मित्रों, इसी वर्ष नवंबर के उत्तरार्ध में हम लोगों ने अलका सराबगी जी पर एकाग्र का आयोजन किया था। नवंबर माह में उनका जन्मदिन आता है, हम सभी जानते हैं। 27 नवंबर से हमने इसकी शुरुआत की थी। अंबर पांडे और मुझसे अलका जी ने बात की और अपने शीघ्र प्रकाश उपन्यास के अंशों को भी पढ़ा और उस पे अंबर पांडे से विस्तार पूर्वक चर्चा भी हुई। आज 15 दिसंबर है। आज हम लोग इस एकाग्र को विराम देंगे, मगर आज इस अंतिम दिवस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दो कार्यक्रम एक साथ संपन्न हो सके। तो आज यह जो कड़ी है अलका सराबगी पर एकाग्र की, वह 10वीं कड़ी है और इसमें हम लोग 3 वक्ताओं की टिप्पणियों से गुजरेंगे। 3 रचनाकार हमारे समय के अलका सराबगी जी की रचना दुनिया पर क्या सोचते हैं, उस पर बातचीत होगी। हमारे साथ संजीव बख्शी जी, प्रत्यक्षा जी और प्रियदर्शन जी जुड़े हुए हैं। ये अलग अलग लेखक अलका सराबगी की कुछ एक कृतियों को लेकर क्या विचार रखते हैं, उसे हम सुनेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम संजीव बख्शी जी के पास चलते हैं और उनसे उनकी टिप्पणी को सुनते हैं। 1 मिनट का समय दें। संजीव जी नमस्कार, स्वागत। उपन्यास कली कथा वाया बायपास पर मैं अपनी बात संक्षिप्त में रखूंगा। जी स्वागत। अलका जी इसमें उपन्यासकार के रूप में कुछ स्थानों पर प्रत्यक्ष रूप से स्वयं उपस्थित होती हैं और कुछ और स्थानों पर जो मैं आपको आगे बताऊंगा, अप्रत्यक्ष रूप में अपनी भाषा शैली शिल्पगत रूप से वे उपस्थित होती हैं और बड़ी अनोखी बात इसमें कही जाती है। एक स्थान पर वे कहती हैं, यह कथा किशोर बाबू की कथा है और कथा लेखक की उपस्थिति इसमें इतनी ही होगी जितनी कि खांटी शुद्ध किस्सा गोई में होनी चाहिए। दरअसल कुछ एकदम नई आधुनिकतम रचनाओं को पढ़ने के बाद इस कथा को लिखवाने के पहले किशोर बाबू ने कथा लेखक से ऐसा कॉल करवाया कि वह बंगाल के ख्याति प्राप्त सुनारों की तरह 22x22 कैरेट शुद्धि के गहनों जैसी कथा लिखे, यानी विशुद्ध सोने के 24 कैरेट में 2 कैरेट की मिलावट करने जितनी ही कथा लेखक को छूट हो। यह इसलिए कि किशोर बाबू जानते हैं कि इसके बिना सोने के गहने गढ़े ही नहीं जा सकते। बहरहाल किस्से का तकाजा यह है कि आपके सामने पत्नी की साड़ी की तहों में दबे लैंसडाउन रोड का विवरण ज्यों का त्यों रख दिया जाए। जी मित्रों, ये हम लोग आज इस अवसर पर संजीव बख्शी जी को सुन रहे हैं।
और अभी उनकी प्रतिक्रियाओं को हम आगे भी सुनेंगे। उनकी टिप्पणी अभी जारी है और आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए वे इस तरह नमस्कार अपनी बात सरावगी रखते जी, हैं। जैसा मैंने बताया कि अप्रत्यक्ष रूप से कहीं कहीं पर कुछ वाक्यों के जरिए वे उपस्थित होती हैं, जिसमें शिल्प और उनकी भाषा विशेष रूप से शैली प्रभावित करती है। जैसे एक उदाहरण, एक स्थान पे लिखती हैं वे, मेरे दूसरे लड़के ने मेरे इकलौते पोते को गला घोंटकर जान से मार डाला क्योंकि वह खाने के लिए रो रहा था। तब और बर्दाश्त नहीं कर सका मैं, उन लोगों के साथ और नहीं रह सका। रात को भाग निकला यहाँ से। हम लोग सब राक्षस बन गए थे, राक्षस। किशोर उसकी बात सुनकर सन्न रह गया था। उसने देखा कि बूढ़ा रो रहा था, पर उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, बस उसका चेहरा रो रहा था। देखिए, ये एक प्रयोग है। वो कह रहे हैं कि उसका चेहरा रो रहा था। रोने की बहुत सारी कल्पनाएं लेखक उपन्यासकार करते हैं, परंतु ये कहना कि उसका चेहरा रो रहा था, नई बात इसमें आती है। दूसरी और एक बात है, एक जगह लिखती हैं वे कि संख्याएं आदमियों की जगह ले लेती हैं। देखिए, ये कैसी एक बात है। वे कहती हैं कि यह सब देखते देखते हमारी संवेदनाएं धीरे धीरे संख्याओं में बदलने लगती हैं। और फिर ऐसा होता है कि जब पिछले महीने 7,700 लोग मरे और इस महीने 4,000 ही मरे, तो आदमी एक तरह का संतोष और खुशी तक महसूस करता है, सोचने लगता है कि स्थिति सुधर रही है। उसके दिल दिमाग में संख्याएं आदमियों की जगह लेती हैं। यह एक बात है जिसमें वो कहती हैं कि संख्याएं आदमियों की जगह लेती हैं। जी जी, शुक्रिया संजीव बख्शी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तरह अपनी बात रखने के लिए। मित्रों, इस अवसर पर हम एक और अ, एक और टिप्पणी हम संजीव बख्शी जी की यहाँ पर ले रहे हैं और इसके बाद अगले वक्ता की ओर चलेंगे। तो आइए अपनी अंतिम टिप्पणी में संजीव बख्शी जी क्या कहते हैं उसको सुनते हैं। एक सधा हुआ लेखक अपने स्वयं इस क्या सोचता उपन्यास है, में अलका जी को लेकर। बंगाल के वहाँ की भुखमरी को लेकर बड़ी ही मार्मिक चर्चा करती हैं। उनका कहना है कि मध्य वर्ग के लोग, पहले तो मध्य वर्ग कहना मतलब मध्य निम्न वर्ग का कहना होता था। मध्य उच्च वर्ग रहा नहीं, उच्च वर्ग थे या मध्य निम्न वर्ग थे। तो ये जो मध्य निम्न वर्ग के लोग थे, उनके लिए इस परिस्थिति का सामना करना बड़ा ही मुश्किल होता था। उसको वे इस तरह अपने इस उपन्यास में कहती हैं, मैं उन लोगों की हालत देखकर समझ गया कि ये लोग इतने स्वाभिमानी हैं कि किसी से यह नहीं कह सकते कि 30 रुपये मन का चावल खरीदने की इनकी हिम्मत नहीं है। न ही वे लंगर पर जाकर खाना खा सकते। मेरे ख्याल से वे लोग सप्ताह में 4-5 दिन उपवास कर रहे थे। मध्य वर्ग का आदमी किसी से भीख नहीं मांग सकता। इनके लिए हमें कुछ करना चाहिए, अमोलक ने किशोर से कहा। उसके बाद उसने संपत चाचा के साथ मिलकर ऐसे लोगों के लिए 10 रुपए मन चावल बेचने की योजना बनाई। अब देखिए, एक योजना की बात
कर रहे हैं कि उस समय वो योजना बना रहे हैं कि कैसे 10 रुपए में मन में चावल उन्हें दिया जा सके, ऐसी योजना बना रहे हैं। दूसरी एक जगह और कहते हैं, एक किशोर बाबू की लिखाई गई कुछ असंपादित बातों के संदर्भ में उनका कहना है कि राम जी से प्रेम, मुसलमानों से नफरत, गांधी से नफरत, हिंदू से प्रेम। क्या धर्म की दीवार इतनी मजबूत है कि उसमें खिड़कियां बन नहीं सकती? तो क्या एक दुनिया ऐसी ही बनानी होगी जहां एक जैसे आदमी ही साथ रहें, एक जैसे रंग वाले, एक जैसे धर्म वाले, एक जैसी भाषा वाले, जैसे बद्रिका चिड़ियों को अलग पिंजरे में ही रखा जाता है, वरना वे दूसरी चिड़ियों को मार डालती हैं या खुद मर जाती हैं। इस तरह अलका सरावगी जी विभिन्न स्थानों में अलग अलग कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं जिसे उपन्यास से हटकर भी देखा जा सकता है और उपन्यास के भीतर भी उसे महसूस किया जा सकता है। जी शुक्रिया संजीव बख्शी जी। और जिन बारीक स्थलों की ओर संजीव बख्शी हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं वह भी खास है। अलका सरावगी जी के पहले उपन्यास कली कथा वाया बाईपास पर हमने उनसे अनुरोध किया था कि वे अपनी राय हम सभी के साथ साझा करें। कैसे में एक संवेदनशील कथाकार एक दूसरे संवेदनशील और सशक्त कथाकार की कथा बुनावट को लेकर क्या सोचता है और किन खास हिस्सों को हमारे सामने लाता है, इसे हमने देखा। अब मित्रों, इस कड़ी में हम आगे प्रतीक्षा जी को सुनते हैं। वे स्वयं अपनी कथा कहानियों के लिए जानी जाती हैं और जिस तरह से उनकी अपनी कथा बुनावट है उसे भी हम गहराई से महसूसते हैं। स्वागत प्रतीक्षा जी, नमस्कार। जी के जन्मदिन पे जो ये कार्यक्रम हो रहा है, जो कड़ी है, उसमें आज मुझे मौका मिला है अपने कुछ बात उनके संदर्भ में रखने के लिए। इधर बहुत दिनों बाद उनकी किताब कुलभूषण का नाम दर्ज है, वो मैंने पढ़ा। और ऐसा नहीं है कि इस किताब के बारे में मुझे पहले नहीं पता था, कई जगह इसकी समीक्षाएं और इसकी चर्चा बहुत हुई है और अलका जी के लिखे के हम लोग सब मुरीद हैं। पर फिर भी ऐसी कोई बात हुई कि मैं इस किताब को बहुत चाह के भी पढ़ नहीं पाई। तो मुझे हमेशा लगता है कि हर चीज़ की एक डेस्टिनी होती है, एक टाइम जब वो आता है तो आप उसको उठाते हैं, पढ़ते हैं। और ये बड़ा सुखद संयोग रहा कि बहुत अरसे बाद मुझे एक ऐसी किताब हाथ में मिली जिसको पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा सुख का अनुभव हुआ। इसलिए भी कि शायद बहुत दिनों के बाद कोई ऐसी एक किताब थी जिसने मुझे एकदम बेचैन किया और मैं दफ्तर की मारामारी में सुबह उठ के मुझे लगता था कि सब दुनिया जहां छोड़ के मैं किताब को पढ़ती रहूं। इसके जो पात्र थे वो मेरे साथ मन के भीतर चलते रहे। तो मेरे पास जो विंडो था पढ़ने का वो बहुत कम था, सुबह का एक आध घंटा, और शाम को जब मैं दफ्तर से थक के आती थी 8, साढ़े 8, 9 बजे, तो किताब मुझे एकदम बेचैनी में पुकारती थी। तो ये जो एहसास था ये बहुत बहुत साल बाद मुझे हुआ। और बचपन में हम लोग इस तरह से किताबें पढ़ते थे जबकि रात को सोने का मन नहीं करता था, किरदार आपके साथ चलते थे, कथानक आपके साथ भीतर एक दुनिया बनाए रहती थी। और तो ये जो एक खुशी हुई, मुझे लगा जैसे मैंने अपने किसी पुराने जुनून को रिक्लेम कर लिया। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। जी जी, धन्यवाद प्रतीक्षा जी हमारे साथ बने रहने के लिए। और मित्रों, इस अवसर पर हम प्रतीक्षा जी की राय को आगे बढ़ाते हैं
और उन्हें सुनते हैं कि वे किस तरह इस उपन्यास के साथ बात और थोड़ी निरंतर सी जुड़ती अजीब, चलती हमारे है। दिमाग में स्वागत। जैसे चीज़ें अलग तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करती हैं, उसमें मेरे मन में पार्टीशन की जो त्रासदी थी वो बहुत ज़्यादा हद तक नॉर्थ में, पंजाब में जिस तरह की चीज़ें हुई, जो कहानियाँ हमने पढ़ी, देखी, लोगों से सुनी, कुछ बांग्लादेश वाली दुनिया हमारे से छूटी हुई थी। जबकि अब जब मैं सोचती हूँ तो मुझे कुरतुलैन हैदर की जिला वतन याद आती है, और वो मुझे बहुत प्रिय मेरी वो कहानी है। और रेनू ने जो लिखी थी जुलूस, जो बांग्लादेशी रिफ्यूजीज़ की वो पूर्णिया, जो नॉर्थ बिहार की दुनिया में उनको बसाया गया था, वो उसकी कहानी है। किस तरह से वो अपने वतन को मिस करते हैं और वो दुनिया कैसे दोबारा एक जीवन के प्रति उनको लेके आती है। तो मुझे लगा कि कुलभूषण उसके पहले की कहानी है और जुलूस आगे की कहानी हो सकती है या कहीं बीच की कहानी हो सकती है। और बहुत अरसे बाद इस तरह से एक दुनिया में घुसना जैसे आप किसी जीवन में घुसे हों, ये मुझे बहुत बात अच्छी लगी कि अलका जी ने जैसे बहुत शोध उनको लगा होगा इसमें, इतने सारे फैक्ट्स और हिस्टोरिकल फैक्ट्स, दुनिया कैसी थी, क्या थी, वो जगह, गलियाँ, पूरी जो मुक्ति वाहिनी का जो स्वतंत्रता संग्राम था, वो सारी दुनिया को उन्होंने इस तरीके से रिक्रिएट किया है। लगता है जैसे उन्होंने हमें हाथ पकड़ के वो उस दुनिया में हमें ले चली हैं और हम वहीं से कहीं से देख रहे हैं कि ये दुनिया कैसी है। शायद कोई भी लेखक जब ऐसी चीज़ें लिखता है तो उसमें जो एक सहज प्रभाव आता है, खास करके जो फैक्ट्स हैं, जो शोध है, उसको एक फिक्शन में कन्वर्ट कर देना, और ऐसा कि वो बिल्कुल सीमलेस हो जाए, उसमें जो पीछे उसकी जो कारीगरी वो दिखाई न दे, और वो दोनों जब एक साथ मिल जाते हैं तब जो आप उस दुनिया में प्रवेश करते हैं वो इतना सहज और नैसर्गिक होता है, लगता है कि आप वहीं खड़े होकर उस पूरी दुनिया को देख रहे हैं। तो ये एक चीज़ पढ़ते हुए मुझे लगातार लगा कि मैं वहीं हूँ, उसी जगह पे हूँ, कुश्तिया में हूँ, बांग्लादेश की गलियों में घूम रही हूँ। और पिछले कुछ सालों में कभी एक बार मैं ढाका गई थी, ये बहुत सुखद मौका मुझे मिला था, वहाँ जाकर वैसे ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब ये कुलभूषण को पढ़ते हुए मैं बार बार उस दुनिया को याद कर रही थी कि वो कैसी दुनिया थी, कितनी सुंदर दुनिया थी। जी बिल्कुल। इसमें कुछ जो किरदार है, और मित्रों, आखिरी राय अपने इस संवाद का प्रतीक्षा जी हमारे साथ साझा करती हैं। उस अंतिम फाइल को भी हम देखते चलते हैं और इसके बाद हम प्रियदर्शन जी को भी सुनेंगे। कुलभूषण का नाम दर्ज है, ये सिर्फ एक देश के बनने की कहानी नहीं है, एक मनुष्य के, इंसान बनने की कहानी है। और इस जीवन में जो भी होता है, अच्छा बुरा, दुख सुख, संताप, अवसाद, वो एक तरह से इस बहुत बड़े महाख्यान की तरह है कि जीवन एक जीवन नहीं है, अनेक जीवन है। और जैसे मुझे कई बार लगता है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, वैसे ये जीवन है। और जितने दिन तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हमारा धागा या हमारा तार सिर्फ उतने तक है, लेकिन इस तार के साथ में हज़ारों, लाखों, अरबों, खरबों जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है दूसरे लोगों की, जो उस वक्त हमारे साथ जीवित हैं, उनका तार भी सब मिलकर एक बड़ा मजबूत और बहुत विशाल एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बनता है। और ये इतना, इसकी कंटिन्यूटी ऐसी है कि कोई दो बीच में से हज़ारों तार निकल जाएं, दूसरे आके जुड़ते रहते हैं। और जीवन जो इतना विशाल है, इस दुनिया में जो हमारा एक एग्जिस्टेंस का एक पर्पस है, उस उद्देश्य को समझने के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनको आप देखते हैं और आपका फेथ, आपका विश्वास एक तरह से फिर से बनता है इन चीज़ों के प्रति, जीवन के प्रति, जो सिर्फ हमारा और आपका जीवन नहीं है, ये मनुष्यता का जीवन है। जब से मनुष्य धरती पे आया और जब तक रहेगा, उसमें हज़ारों लोग आएंगे और हज़ारों लोग चले जाएंगे, लेकिन इन सब के बीच में जो एक दुनिया बनती रहती है, लगातार बनती है,
और बदलती भी रहती है। उस दुनिया की जो मीठी नदी है, कुलभूषण का नाम दर्ज है, उसकी कहानी है। और मैं फिर से एक बार अलका जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी सुंदर किताब हमारे लिखी और हमारे बीच वो किताब आई, और हमने उस उनके अनुभव में उनके साथ साथ उस दुनिया में चले। उनको एक बार फिर से उनके जन्मदिन के लिए बहुत बहुत बधाई, और अर्पण जी का शुक्रिया कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं कुलभूषण का नाम दर्ज है पर अपनी कुछ बातें रख सकूं। जी, हार्दिक आभार प्रतीक्षा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बेहद व्यस्त समय के बीच कुछ समय निकालकर अलका सराबगी जी के इस नवीनतम उपन्यास पर अपनी बात रखने के लिए। हमारे इस कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं संसार सीमा जी, स्मृति शुक्ला जी, बंटी शर्मा जी, और तमाम दूसरे लोग, त्रिलोकी यादव जी और संजीव बख्शी जी, रश्मि पाठक जी, जितेश्वरी साहू जी, अंशुल दाधीच जी, रमेश अनुपम और तमाम मित्रों, हम लोगों ने इस एकाग्र में जाहिर है कि कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए पर काफी चर्चा की। वह अपेक्षित भी थी क्योंकि वह नई कृति है और उसमें जिस तरह से विभाजन को लेकर पूरी बात कही गई है पूरी शिद्दत के साथ, खास तौर से बांग्लादेश से आए शरणार्थियों की कथा कुलभूषण और तमाम दूसरे पात्रों के माध्यम से कही गई है, उस पर काफी चर्चा हुई। और अभी प्रतीक्षा जी को भी हमने सुना कि किस तरह से वे उसके किरदारों को, उसकी कथा को एक बड़े फलक के साथ जोड़कर देखती हैं, जहां वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस के साथ किस तरह से सब लोग होते चले जाते हैं, सहज रूप से उसे हम महसूस कर पाते हैं। मगर इस उपन्यास से ठीक पहले जो उपन्यास आया था, एक सच्ची झूठी गाथा, इस पर भी हम आगे कभी और चर्चा करेंगे। कुछ संयोग ऐसा रहा कि नई कृति और पहली कृति पर ज्यादा चर्चा हुई, मगर हम आगे कभी किसी अवसर पर किसी अन्य वर्ष में कोई एकाग्र करेंगे तो इन कृतियों को भी शामिल करेंगे। मगर मैं चाहता हूं कि यह पुस्तक जिस तरह से रची गई है, अलग अलग जो इनके दो किरदार हैं, खास तौर से वे किस तरह से अलग अलग राय रखते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर से एक दूसरे की विरुद्ध भी तर्क देते हैं और साथ हैं, यह अपने आप में भी एक बेहद खास तरह की कथा वस्तु है। तो मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि इस पुस्तक से एक सच्ची झूठी गाथा से जो अंतिम दो हिस्से हैं वो पढ़ता हूं, और इसके बाद हम प्रियदर्शन जी को सुनेंगे कि वे अलका जी के कथाकार को किस तरह से देखते हैं। आर्थिक भूमंडलीकरण और तमाम जो बदलाव आए नव उदारतावाद के इस दौर में, और खास तौर से 90 के दशक में जब चीजें खुली, हमारा देश भी आर्थिक रूप से औरों के लिए एक बाजार की तरह सामने आया, उसके बाद किस तरह के बदलाव आए, ऐसे में कथाकार अलका सराबगी किस तरह से अपनी उपस्थिति को दर्ज करती हैं, इसको लेकर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रियदर्शन जी की हमें मिली है, उसे हम सुनेंगे। वे यद्यपि इस पर लंबी बातचीत उन्होंने की है, रिकॉर्डिंग है, मगर वे किसी कारण से अभी भेज नहीं पा रहे हैं, तो जैसे ही वह पूरी रिकॉर्डिंग हमें मिलेगी हम उसे भी दिखलाएंगे। फिलहाल तो जो एक छोटा सा अंश है उसे हम सुनते हैं, मगर प्रियदर्शन जी को सुनने से पूर्व एक सच्ची झूठी गाथा के इन दो अंतिम खंडों को सुनते चलते हैं, क्योंकि यह भी एक बेहद गहन बुनावट का उपन्यास है। मैं पढ़ता हूं। सिर्फ एक दिन, कल तुम्हारी शादी है प्रमित। सच पूछो तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। आज मेरे ससुर आए थे, मुझे रेशमी धोती कुर्ता और दुपट्टा दे गए जो मुझे कल पहनना है। सुनकर गाथा राहत की सांस लेती है। सब कुछ ठीक है। तुम आती गाथा तो मुझे बहुत अच्छा लगता। सच पूछो तो मेरा सम्मान
बढ़ जाता। लोग यह ना समझते कि मेरा कोई अपना नहीं है। गाथा को समझ में नहीं आता कि क्या कहे। तुम तो जानते हो प्रमित कि हमारे परिवार में कल की ही शादी है, वरना मैं अब भी टिकट करा लेती। हाँ, मैं जानता हूं, इस बार मुझसे कोई भूल नहीं होती, पिछली बार की तरह। गाथा के रोए न जाने क्यों खड़े हो जाते हैं। पता नहीं इस शख्स का सच क्या है। क्या वह उसे ठीक ठाक जान पाई है? उसके दिमाग में बंदूकें लिए बहुत सारे लोग चले आते हैं, जिनका कोई चेहरा नहीं है। तुम्हारे 3 मित्र जा रहे हैं ना तुम्हारे साथ? नहीं, अब 10 हो गए हैं। लड़की वालों को भी लगना चाहिए। लड़की वालों को भी लगना चाहिए ना कि हम भी कम नहीं है। और अंतिम हिस्सा इस उपन्यास का। गाथा के दिमाग में दिन भर प्रमित की शादी चल रही है। अब तो न जाने उससे कब संपर्क होगा। फुर्सत कहां मिलेगी उसे। हो सकता है कि सप्ताह भर बाद एक आध लाइन लिख ही दे। चलो, यह अध्याय भी पूरा हुआ। रात 12 बजे गाथा की नींद खुली। अनजाने ही उसका हाथ पास रखे मोबाइल की तरफ बढ़ गया। बिना सोचे उसने ईमेल खोलना अ, बिना सोचे उसने ईमेल खोला। देखा, प्रमित का मेल है 5 मिनट पहले। यह क्या? गाथा, मेरी शादी नहीं हुई। मैं शादी करने नहीं गया। उन लोगों ने ऐन सुबह सुबह फोन करके जाने मुझसे क्या क्या जानना चाहा। वैसे मुझे मालूम था कि यही होगा। मैंने सपने में देख लिया था कि वेदी खाली रहेगी। लोग खा पीकर हंस बोलकर चले जाएंगे। वे नहीं चाहते थे कि यह शादी हो, इसलिए वे जश्न के मूड में होंगे। तुम मेरे लिए दुखी मत होना। मैं दीप शिखा से प्रेम नहीं करता। मैं खाली उसका उपयोग कर रहा था अपने स्वार्थ के लिए। गाथा, मेरा सच क्या है यह तुम कभी जान नहीं पाओगी। मेरा सच है तो जरूर इसी ब्रह्मांड में, पर वह किसी की भी पहुंच के बाहर है। सच पूछो तो कई बार लगता है कि मेरा सच मेरी हथेली की रेखाओं में भी नहीं लिखा। मैं उसे खुद नहीं पढ़ पाता। पीछे देखता हूं तो सिर्फ धुंध है। उसमें मैं अपने सच रोज मिटाकर रोज नए सच लिखता हूं। उसमें मैं अपने सच रोज मिटाकर रोज नए सच लिखता हूं। यही सबसे बड़ा सच है जो मैं तुम्हें अंत में बता दे रहा हूं। तो ये किस तरह से पूरी बेहद दिलचस्प संवादों के साथ, और खास तौर से जो इंटरनेट का यह युग है उसमें संदेशों के आदान प्रदान के बीच पूरी कथा कही गई है। और मिलने जुलने की भी कुछ प्रसंग हैं। बड़े ही रोचक ढंग से एक विचार परक उपन्यास, 2 अलग अलग तरह की जिंदगी जीने वाले किरदार, उनकी कहानी, एक सच्ची झूठी गाथा। गाथा यहाँ किरदार भी है। तो आइए मित्रों, इसके साथ हम अपने आज के अंतिम वक्ता प्रदर्शन जी को सुनते हैं। उनकी संक्षिप्त टिप्पणी से गुजरते हैं और इसके बाद इस कार्यक्रम को विराम देंगे। मगर 8:30 बजे हमसे जुड़िए। अलका जी के लेखन के बारे में कोई बात सपाट ढंग से नहीं कही जा सकती। इसकी कई वजहें हैं। उन्होंने जिस दौर में लिखना शुरू किया उस दौर में भारत बड़ी तेजी से बदल रहा था। पुरानी मिश्रित अर्थव्यवस्था बीत रही थी और उदारीकरण का युग शुरू हो रहा था। उदारीकरण के आर्थिक प्रभावों के अलावा उसके सामाजिक प्रभाव धीरे धीरे दिखने लगे थे, जो पिछले 2-3 दशकों में
इतने व्यापक तर हो गए हैं जिनमें लगता है कि पुराना भारत पता नहीं कितना पुराना था और उसे लगभग हम भूल चुके हैं। एक नया भारत इस पुराने भारत की कोख से निकलकर हमारे सामने है और हमारा साहित्य उसको उसकी समग्रता में, उसके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षों के साथ पकड़ पाने में अब तक पूरी तरह सफल रहा है, बात नहीं कही जा सकती। बहुत कम लेखक ऐसे हैं जिनके यहाँ उदारीकरण के ये बहुत सारे पहलू और जो नया भारत बन रहा है उसके तमाम आयाम एक साथ दिखाई पड़ते हैं। इनमें अलका सरावगी मेरी नज़र में शायद सबसे प्रमुख हैं। उनके यहाँ जितनी विविधता दिखती है, उनके कथा लेखन का विन्यास, उनके कथा लेखन का आकाश जितना बड़ा दिखाई पड़ता है, उसको अगर आप अलग अलग तहों में देखें तो पाएंगे कि एक बड़ी इतिहास दृष्टि के साथ, एक बड़े आधुनिक भावबोध के साथ वे लगातार लिख रही हैं और उनके कृतियों में किसी तरह का दोहराव नहीं है। ये बात सिर्फ इस वजह से पैदा नहीं होती कि सायास वो एक अलग विषय चुनती हैं, बल्कि इस वजह से भी कि उनके दृष्टि और उनके अध्ययन का दायरा पर्याप्त विपुल है, जिसमें इस बात की सतत गुंजाइश बनी रहती है कि जो कुछ नया घट रहा है, जो कुछ पुराना चला आ रहा था, जो छूटता जा रहा है, जो नए को बदल रहा है, इन सबको वो एक बड़ी प्रक्रिया के तहत देखें और उसको अपने लेखन में दर्ज करें। जब उनका पहला उपन्यास आया था, कली कथा वाया बाईपास, तो हिंदी में एक तरह से धूम सी मच गई थी। राजन यादव ने उस पर लगातार एक के बाद एक कई लेख लिखवाए, लेकिन उस उपन्यास की जो सबसे बड़ी बात थी वो उसका प्रखर इतिहास बोध था और उसमें बहुत मार्मिक ढंग से। जी शुक्रिया प्रियदर्शन जी। मित्रों, हमें खेद है कि कुछ तकनीकी कारणों से हम इस टिप्पणी को, प्रियदर्शन जी की सुदीर्घ टिप्पणी को पूरी तरह से नहीं सुन पा रहे हैं। जैसे ही यह टिप्पणी हमें प्राप्त होगी, हम किसी अवसर पर उसे पूरी समग्रता में लगाएंगे और आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल जिस तरह से एक बदलते हुए भारतीय सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के बीच तमाम रचनाकार उभरते हैं और अपने अपने तरीके से बदलते हुए समय को दर्ज करते हैं, अलका सरावगी भी ऐसा करती हैं और ऐसा करते हुए वे किस तरह से विशिष्ट हो उठती हैं, किस तरह से अपने आप को रिपीट करने से हर संभव यथासंभव बचती हैं, इन सब को बहुत ही सार गर्भित ढंग से प्रियदर्शन जी ने अपने टिप्पणी में रखा। बहुत बहुत शुक्रिया अपने तीनों वक्ताओं का कि उन्होंने समय निकाला और आज की यह कड़ी संपन्न हो सकी। मित्रों, आज ही यह एकाग्र समाप्त होगा। ऐसे में हम लोग 8:30 बजे पुनः मिलेंगे और अलका सरावगी जी के साथ मेरी बातचीत होगी। कुछ इस अवसर पर हम चित्र भी दिखलाएंगे ताकि एक फीचर का सा भी आनंद आ सके। जो यह बातचीत होगी वह तद्भव के 45वें अंक में प्रकाशित जो इंटरव्यू है, जो साक्षात्कार है, उस पर ही आधारित यह बातचीत है। मैं अपने प्रश्नों को पढ़ूंगा, वे अपने उत्तर पढ़ेंगी, लेकिन आप तमाम मित्रगण जुड़िएगा और अपने सवाल भी आप रख सकते हैं। अलका सरावगी यथासंभव उनके उत्तर देंगी। इस कड़ी के लिए इतना ही। 8:30 बजे मिलते हैं आज ही। नमस्कार।